तो दोस्तों कल ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बरसात के सीजन में यानी कि इस जुलाई के महीने में बैंगन की खेती करके आप काफ़ी जोरदार कमाई कर सकते हैं। इस समय पे यानी कि जुलाई महीने में लगाए गए बैंगन के मंडी भाव भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। उत्पादन भी इस बरसात के सीजन में काफ़ी जोरदार आपको बैंगन की फसल देखी जा सकती है। इसके चलते प्रॉफिट आपका काफ़ी जोरदार निकाल सकता है। इसमें जो खर्चा होता है वो नॉर्मल होता है, कोई ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं होता है। रोग बीमारियां भी इसमें कोई ज़्यादा नहीं आती है, सिर्फ स्टेम बोरर और फ्रूट बोरर का इसमें प्रकोप देखा जाता है। बाकी और कोई ज़्यादा रोग बीमारियां नहीं आती हैं, क्योंकि बरसात के सीजन में बाकी सब्जियों में हम क्या देखते हैं कि फंगस जनित रोगों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन बैंगन की फसल में इस प्रकार के रोग यानी कि बारिश वाले रोग जो होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं देखे जाते हैं। सिर्फ स्टेम बोरर या थोड़ा बहुत आपके चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी हो सकता है। काफ़ी किसान भाई बैंगन की खेती करने से डरते हैं क्योंकि इसमें स्टेम बोरर का प्रकोप काफी ज्यादा होता है और एक बार हो जाता है तो उसके बाद में इसको आसानी से कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो इस पे भी हम बात करेंगे, यानी कि बैंगन की फसल में लगने वाले इस रोग फ्रूट बोरर और स्टेम बोरर की समस्याओं के बारे में भी हम बात करेंगे। जड़ से खत्म इसको किस तरह से किया जा सकता है। बैंगन की फसल में अगर बताए गए स्टेप आप फॉलो करेंगे तो यह बीमारी बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी और बारिश की वजह से भी आपकी फसल ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। टोटल समस्याओं के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। लगाने का सही तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से खाद उर्वरक आपको डालने चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए और टॉप वैरायटियों के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो पे आपको लास्ट तक बने रहना है ताकि बैंगन की खेती के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिल सके। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों बैंगन की खेती के बारे में बारीकी से कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक कर देना है। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो यार। अगर आप लाइक करोगे तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का और अच्छे से काम करने का मन करेगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। तो दोस्तों जो किसान भाई अब इस बरसात के सीजन में बैंगन की खेती करना चाहें तो बिल्कुल अब सही समय है, आप अब इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। और जिन किसान भाइयों ने ऑलरेडी नर्सरी डाल दी है और अच्छी बात है, आप उसका प्लांटेशन कर दीजिए जुलाई के आखिरी सप्ताह तक या जुलाई अगस्त के पहले सप्ताह तक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं डाली है अब तक नर्सरी तो फिलहाल सही समय है, अभी आप इसकी नर्सरी डाल दीजिए। जब आपकी बैंगन की फसल हार्वेस्टिंग पे आएगी उस समय पे काफ़ी अच्छा सीजन रहेगा इसका, डिमांड भी मंडियों में काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी और उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिल जाएगा अगर बताए गए तरीके से अगर आप काम करेंगे। दोस्तों बैंगन की फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए, समय पर उत्पादन लेने के लिए और जबरदस्त और अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपकी जो बैंगन की नर्सरी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। नर्सरी की ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए और नर्सरी हेल्दी और स्वस्थ होनी चाहिए और नर्सरी डालने का तरीका आपका एकदम सही होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, एक बेड तैयार करना है और बेड बना के बेड के ऊपर आपको नर्सरी तैयार करनी है। क्यारी में आपको नर्सरी तैयार नहीं करनी है क्योंकि आने वाले दिनों में बरसात का सीजन है, बारिश वगैरह होंगी तो आपकी जो क्यारी है उसमें जल भराव जैसी समस्याएं होंगी। इससे आपकी नर्सरी में जड़ से संबंधित बीमारियां भी आ सकती हैं। नर्सरी में रोग बीमारियां आ जाएंगी तो उसके बाद में वही बीमारियां आपके प्लॉट में भी जाएंगी और वो बीमारियां लास्ट तक आपको परेशान करती रहेंगी। इस वजह से आप जो नर्सरी डालें उसका तरीका एकदम सही होना चाहिए। इसके लिए लगभग 3.5 से 4 फीट का आपको एक बेड तैयार कर लेना है। 3.5-4 फीट से चौड़ाई बेड की ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ऊंचाई करीब 1 से 1.5 फीट आपको रखनी है बेड की और लंबाई आप अपनी सहूलियत के हिसाब से रख सकते हैं, 10 या 15 फीट तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चौड़ाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चौड़ाई अगर ज्यादा रहेगी तो आप अपनी नर्सरी की देखभाल ठीक से नहीं कर पाएंगे, खरपतवार वगैरह भी आपको निकालना पड़ेगा, वो भी आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से आपको बेड तैयार करना है और बेड के अंदर करीब 2 परात सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डाल देनी है ताकि आपकी जो बैंगन की नर्सरी है उसकी ग्रोथ काफी अच्छे से हो और समय पर आपका प्लांटेशन हो जाए और प्लांट एकदम हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। ग्रोथ अच्छी होगी तभी आपकी बैंगन की फसल की भी ग्रोथ अच्छी होगी, वरना नर्सरी प्लांट ही आपके कमजोर रहेंगे तो आपकी फसल भी लास्ट तक कमजोर रहेगी, अच्छा उत्पादन आप नहीं ले पाएंगे। तो 2-3 परात आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें, 2 kg DAP खाद डाल दें। जो बेड मैंने आपको बताया है, जो साइज बताई है उस साइज के हिसाब से मैं खाद उर्वरक आपको बता रहा हूं। 2 kg DAP खाद और 2-3 परात आप सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाल दीजिए। ये दोनों खाद उर्वरक डालने के बाद में हाथ से खाद को अच्छे से मिट्टी के अंदर मिक्स कर दें। उसके बाद में
वापस जो बेड है आपका उसको एकदम प्लेन कर दें। बेड के अंदर भी कोई झील वगैरह नहीं होनी चाहिए। कई बार किसान भाई क्या करते हैं, प्लेन उसको ठीक से नहीं कर पाते हैं, बेड बनाते हैं फिर भी उसके अंदर झील रह जाती है, तो उससे आप जब झारे वगैरह से सिंचाई करेंगे तो उसमें फिर से जल भराव जैसी समस्या आएंगी और आपकी नर्सरी खराब हो जाती है। बेड को एकदम प्लेन कर देना है। उसके बाद में आपको सीड शोविंग करनी है, यानी कि बीज डालना है बैंगन का। और बैंगन के बीजों की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। काफी किसान भाई क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बीज की मात्रा डाल देते हैं, इससे प्लांट काफी ज्यादा हो जाते हैं। ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होने की वजह से और बारिश वगैरह ज्यादा होने की वजह से अगर आपके नंबर्स ऑफ प्लांट काफी ज्यादा रहेंगे तब भी आपकी बैंगन की फसल में रोग बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। तो नंबर्स ऑफ प्लांट कम होने चाहिए, बीज की मात्रा कम रखें। तो इस तरीके से आपको नर्सरी तैयार करनी है। और अब बात कर लेते हैं बैंगन की अच्छी वैरायटियों के बारे में कि वैरायटियों का सिलेक्शन किस तरीके से करना है आपको। देखिए, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि बैंगन के बीज अगर देसी बीज अगर आपको मिल जाते हैं तो वो बीज आप ले लीजिए, या तो किसी किसान भाई के पास आपको मिल जाएंगे, या सीड स्टोर पे भी आपको जो देसी बैंगन आता है उसके बीज मिल जाएंगे, वो बीज ले लीजिए और उसकी नर्सरी डाल दीजिए। फिर भी अगर आप वैरायटियां खरीदना चाहें तो एक तो VNR की 212 नंबर वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर लीजिए, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ईस्ट वेस्ट कंपनी की एक ललिता वैरायटी आती है बैंगन की, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक माहिको कंपनी की कल्पतरू वैरायटी आती है, ये भी बैंगन की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इन सभी वैरायटियों से उत्पादन तो आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगा, लेकिन इन वैरायटियों की डिमांड आपकी मंडियों में है या नहीं, ये आपको जरूर देख लेना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आपकी मंडियों में या आपके क्षेत्र में कौन से फल की जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा है, उसी हिसाब से आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, जो वैरायटियां आपके एरिया में ज़्यादा चले। क्योंकि बैंगन की जो वैरायटी आती है वो काफ़ी तरह की आती है। जिस टाइप की वैरायटियां आपके क्षेत्र में ज़्यादा चलती हैं, ज़्यादा डिमांड है जिनकी, आपके क्षेत्र के हिसाब से उन्हीं वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं बैंगन की खेती करने का सही तरीका, किस तरीके से आप बैंगन की खेती से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। रोग बीमारियों पे आगे बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप इस बरसात के सीजन में बैंगन की खेती करना चाहते हैं तो 1 एकड़ में लगभग कम से कम 4 ट्राली तो आपको सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। सबसे पहले गोबर की खाद डालने के बाद में आपको पहला कल्टीवेशन करना है, और ये कल्टीवेशन आप या तो हेरो से कर सकते हैं या फिर आप रोटावेटर से कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो ज़मीन है वो थोड़ी समतल हो जाएगी और जो गोबर की खाद आपने डाली है वो मिट्टी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये कल्टीवेशन करने के बाद में लगभग 2 से 3 दिन बाद में आपको एक कल्टीवेशन और करना है, और ये कल्टीवेशन करना है आपको कल्टीवेटर से। कल्टीवेटर से एक कल्टीवेशन आपको हमेशा करना चाहिए, चाहे आप किसी भी तरह की ज़मीन की तैयारियां करें, कोई सी भी सब्जी लगाएं, इससे आपकी जो ज़मीन है वो अच्छे से खुल जाती है। और रोटावेटर से अगर आप कल्टीवेशन करेंगे तो इससे आपकी जो मिट्टी है वो थोड़ी भुरभुरी हो जाती है और जो खाद आप डालते हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो दूसरा कल्टीवेशन आपको कल्टीवेटर से करना है। उसके बाद में 1-2 दिन और आपको ज़मीन को पड़े रहने देना है, और ये सारी तैयारियां आपको तब करनी है जब ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं हो रही हो, तब ये ज़मीन की तैयारियां आपको शुरू करनी है। कल्टीवेटर से कल्टीवेशन करने के बाद में आपको डालने हैं रासायनिक खाद उर्वरक। रासायनिक खाद उर्वरक जो मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ 1 एकड़ के हिसाब से, वो आप डालेंगे तो बैंगन की फसल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा, और आपकी फसल जो है वो हेल्दी और स्वस्थ भी रहेगी, बढ़वार भी फसल की काफ़ी अच्छी रहेगी। तो इसमें क्या करना है, लगभग 60 kg DAP खाद आपको लेनी है। 60 kg DAP खाद ले लीजिए, 25 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश आप ले लीजिए, 500 ग्राम फंगीसाइड आप और ऐड कर लीजिए, कार्बनडाजिम 50% वाला। सभी खाद उर्वरकों को अच्छी तरह से मिक्स करके समान मात्रा में पूरे खेत में आपको बिखेर देना है। उसके बाद में आपको आखिरी कल्टीवेशन करना है, और आखिरी कल्टीवेशन हमेशा आपको तब करना है जब मिट्टी ऊपर से थोड़ी सूखी रहे, क्योंकि उसके बाद में आपको बेड भी बनाने हैं। तो बेड अगर आप बनाना चाहते हैं तो गीली मिट्टी के दौरान अगर आप आखिरी कल्टीवेशन करेंगे और उस समय पे मिट्टी गीली रहेगी तो ना ही तो बेड की क्वालिटी अच्छी मिलेगी और ना ही ज़मीन की तैयारियां आपकी अच्छे से होंगी। तो आप जो है आखिरी कल्टीवेशन खाद उर्वरक डालने के बाद में हेरो से करें, और हेरो से कल्टीवेशन तभी करना है जब ऊपर से 1-2 इंच मिट्टी सूख जाए। उसके बाद में 1-2 दिन जमीन को पड़ा रहने दें। उसके बाद में 4-4 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। बेड की चौड़ाई लगभग 2.5 से 3 फीट रखें, लेकिन ऊंचाई बरसात के सीजन में अगर सब्जियां लगा रहे हैं तो कम से कम 1 फीट होनी चाहिए। इतनी ऊंचाई अगर आप बेड की रखेंगे तो बारिश के दिनों में जल भराव जैसी समस्या होंगी। ज़्यादा बारिश वगैरह होगी तो आपके प्लांट तक पानी नहीं जाएगा और जल भराव की वजह से आपकी फसल ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी। इस तरीके से 4-4 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। बेड बनाने के बाद में
प्लास्टिक मल्च आपको लगानी है। बैंगन की फसल में प्लास्टिक मल्च आप लगा भी सकते हैं, और जो किसान भाई इसका खर्चा नहीं कर सकते वो बिना प्लास्टिक मल्च के भी बैंगन की खेती कर सकते हैं। लेकिन बरसात के सीजन में अगर सब्जियां लगा रहे हैं तो उसमें आपको खरपतवार की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। खरपतवार आपको काफी ज्यादा परेशान करेगा। तो अगर आप प्लास्टिक मल्च लगा सकते हैं तो 20 से 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आप लगा लीजिए। उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर आपको प्लांटेशन करना है। लेकिन जो स्पेस मैंने आपको बताया है वो आपको मेंटेन जरूर करना है, क्योंकि बरसात के सीजन में बैंगन के जो प्लांट होते हैं वो काफी ज्यादा हैवी हो जाते हैं। स्पेस प्रॉपर अगर आप मेंटेन नहीं रखेंगे तो ना ही तो आप अपनी फसल का ठीक से रख रखाव कर पाएंगे, ना ही ठीक से स्प्रे वगैरह कर पाएंगे, और ना ही ठीक से आप अपनी फसल की हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। और रोग बीमारियां भी हो सकता है आपको ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि प्रकाश और हवा ठीक से पास नहीं हो पाएगी। इसलिए 4-4 फीट की दूरी पे बेड बना के 1-1 फीट की दूरी पर आपको प्लांटेशन करना है। तो दोस्तों इस तरीके से पूरी तैयारियां करके बताए गए खाद उर्वरक डाल के आप अपनी बैंगन की नर्सरी का प्लांटेशन करना है। और प्लांटेशन करने के बाद आपको क्या करना है, आपकी बैंगन की फसल का उत्पादन पूरी तरह से अब डिपेंड करेगा आपके काम करने के तरीके पे। यानी कि आगे आपको क्या करना है, अब प्लांटेशन होने के बाद में आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना कार्य उस पर करेंगे, उतना ही अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा, और जितनी लापरवाही करेंगे उतना ही कम उत्पादन मिलेगा और रोग बीमारियां ज्यादा देखने को मिलेंगी आपको। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जैसे ही आपकी नर्सरी का प्लांटेशन हो जाए, प्लांटेशन के 2 या 3 दिन बाद में 500 ग्राम फंगीसाइड ले लीजिए 1 एकड़ के हिसाब से, कोई सा भी ले लीजिए, कार्बनडाजिम 12 और मैनकोजेब 63% वाला, या सिर्फ कार्बनडाजिम 50% वाला ले लीजिए। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एक ड्रेंचिंग करनी है। ड्रिप इरिगेशन है तो आप ड्रिप इरिगेशन से चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुराक 500 ग्राम प्रति एकड़ रखनी है। ये आपको जरूर करना है, वरना फफूंद जनित रोगों की वजह से जड़ गलन या कोलर रोट की समस्या आपकी फसल में आ सकती है। उसके बाद में आपकी फसल जैसे ही यानी कि 7 से 8 दिन की होती है, यानी कि जब उसमें जड़ चलनी शुरू हो जाए, उस समय पे 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड आपको देना है। और ह्यूमिक एसिड का हमेशा आपको ड्रेंचिंग करना है। वैसे आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ड्रेंचिंग करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। कुछ ह्यूमिक एसिड ऐसे भी आते हैं जो पूरी तरह से घुलनशील नहीं होते हैं, आपकी ड्रिप इरिगेशन को चौंक भी कर सकते हैं। तो अगर आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से न देकर ड्रेंचिंग करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो प्लांटेशन के 7 से 8 दिन बाद में 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ह्यूमिक एसिड का जो है ड्रेंचिंग करना है। इससे आपकी फसल की जड़ों का विकास काफी अच्छे से होगा, बढ़वार उसके बाद में आपकी फसल की काफी अच्छी होगी और उत्पादन भी काफी जोरदार मिल जाएगा। उसके बाद में लगभग 15 से 20 दिन की जब आपकी बैंगन की फसल हो जाए तो NPK 19-19 का एक पहला फर्टिगेशन आपको करना है। ज्यादा वगैरह फर्टिगेशन वगैरह करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में फल फूल की अवस्था में जब आपकी बैंगन की फसल आ जाती है तब NPK 12-61-0 का आपको फर्टिगेशन कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी बैंगन की फसल में फल फूल आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, फूल ड्रॉप होने की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, और फ्रूट सेट में भी काफी सहायता मिलेगी फसल को। तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आपको मिलेगा। इस तरीके से बताए गए समय पे ये फर्टिगेशन और ड्रेंचिंग भी आपको कर देनी है। अब बात कर लेते हैं आने वाली रोग बीमारियों पे, कौन कौन से स्प्रे कौन कौन से समय पे करने हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आपकी बैंगन की फसल ग्रो करना शुरू करती है, यानी कि 15 से 20 दिन की अवस्था में आती है, फुटाव वगैरह होना उसमें शुरू हो जाता है, तब उसमें हल्का फुल्का आपको रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप देखने को मिल सकता है। सुंडी का प्रकोप आपको बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन आपको जो है प्रिवेंटिव में ही स्प्रे लेके चलने पड़ेंगे, जिससे आपकी फसल में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी देखने को नहीं मिलेगा। और जो सुंडी का प्रकोप है, जो स्टेम बोरर और फ्रूट बोरर मैंने आपको बताया है, उसका प्रकोप भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी तरह की समस्या आपकी बैंगन की फसल में देखने को नहीं मिलेगी। पहला स्प्रे जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में आ जाए, और तब आपको लेना है थाइमाथोक्सम 25% WG फॉर्म में आपको मिलेगा। 10 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। उसके 10 दिन बाद में अब आपको बदल बदल कर जो इंसेक्टिसाइड है उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि किसी भी तरह की रोग बीमारी आपकी फसल में ना आए। उसके 10 दिन बाद में आपको लेना है लैम्डा साइक्लोथ्रिन और आपकी जो थाइमाथोक्सम आता है, उनका कॉम्बिनेशन में आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड आप ले लीजिए किसी भी कंपनी का, वो आप लगा दीजिए। 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आप ये स्प्रे कर दीजिए। उसके अगले 10 दिन बाद में साइपरमेथ्रिन और प्रोफेनोफोस, ये दोनों कॉम्बिनेशन भी आपको एक इंसेक्टिसाइड में मिल जाएंगे।
इसका आप स्प्रे निकाल दीजिए। उसके अगले 10 दिन बाद में आप ले लीजिए एमामेक्टिन बेंजोएट, इसका आप स्प्रे निकाल दीजिए। इस तरह से इन तीनों इंसेक्टिसाइड का बदल बदल कर अगर आप स्प्रे निकालते रहेंगे हर 10 दिन के अंतराल से, तो आपकी बैंगन की फसल में ना ही तो रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा और ना ही फ्रूट बोरर और स्टेम बोरर यानी कि फल छेदक और तना छेदक का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। फिर भी अगर किसी भाई के बीच में अगर कोई स्प्रे छूट जाता है या प्रिवेंटिव में अगर आप स्टेप नहीं लेते हैं, सुंडी का प्रकोप काफी ज्यादा हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता है इन सारे स्प्रे से, तब आप जो है कोराजोन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। कोराजोन का इस्तेमाल करने के बाद में पूरी तरह से आपकी फसल से ये बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगी। तो दोस्तों बताए गए तरीके से इस समय पे अगर आप बैंगन की खेती करेंगे तो काफी जोरदार उत्पादन बैंगन की फसल से आप ले पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।